नमस्ते। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 के तीसरे चैप्टर को देखेंगे जिसमें दिल्ली सुल्तान की बात कही गई है। अब जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो 12वीं सदी से पहले, 12th सेंचुरी से पहले दिल्ली कभी भी कैपिटल नहीं रहा, कभी भी एक सेंटर या एक केंद्र बिंदु नहीं रहा। उसके पहले जितने भी केंद्र बिंदु थे वो नालंदा हुआ, बिहार हुआ, या वो पूरे भारत में बिखरे हुए थे छोटे छोटे डायनास्टीज़ के रूप में, जैसा कि हमने अभी तक समझा। पर 12वीं सदी से धीरे धीरे दिल्ली एक केंद्र बिंदु बनता गया। उसके कुछ प्रमुख कारण थे, क्योंकि वहाँ पर मुद्रा बनती थी, मुद्रा को दिल्लीवाल कहा जाता था। उसी टाइम पर वहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हुई, मुख्यतः जैन ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ जो वहाँ पर आई। दिल्ली को 13वीं शताब्दी में 4 मुख्य कैपिटल्स में डिवाइड किया गया, जिसको अगर हम मैप में देखें तो सीरी, जहाँपना, दिल्ली खुजना और तुगलकाबाद कहा गया। तो ये 4 प्रमुख सेंटर रहे। जो सीरी था वो खिलजी का प्रमुख गढ़ था। जो दिल्ली खुंजा था वो मोहम्मद तुगलक ने खाली करवाया था और यहाँ के सारे लोगों को अंततः दौलताबाद भेज दिया गया था, जो इसके भी साउथ में था या दक्षिण में था। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर राजपूतों का इन्वेजन हुआ और तोमर राजपूत जो थे वो अजमेर के चौहानों से पराजित हुए थे और उनका इन्वेजन सबसे पहले दिल्ली पे हुआ, या उन्होंने सबसे पहले दिल्ली पे अपना अधिकार जमाया। तोमर राजपूत के बाद वहाँ पर टर्किश एम्पायर आया, या टर्की से जो लोग आए थे उसमें इल्तुतमिश सबसे प्रमुख था। इल्तुतमिश की सक्सेशन में उनके बाद उनके जो बच्चे थे उनमें उनकी बेटी को राजा बनाया गया, जो कि रज़िया थी। मिन्हाज-ए-सिराज ने कहा कि उनके जितने भी बच्चे थे उनमें से उनकी जो बेटी थी उनको सबसे ज़्यादा लायक माना गया। हालांकि फिर भी वो सिर्फ 4 साल तक ही राज कर पाई और उसके बाद उन्हें थ्रोन से या उन्हें गद्दी से हटना पड़ा। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें उस टाइम पे हुई। अब अगर हम सोचें तो उस समय की जो हिस्ट्री है वो पर्शियन में लिखी हुई है और उसको मुख्यतः तारीख कहा जाता है। अगर सिंगुलर में, अगर एक वचन में हम बात करें, और अगर बहुवचन की हम बात करें तो त्वारिख कहा जाता है। और ये त्वारिख जो लिखी हुई थी ये उस समय के बहुत ही विद्वान लोगों द्वारा लिखी गई थी। इसमें इसको लिखने के लिए कुछ प्रमुख चीज़ें थी। मुख्यतः जो लोग त्वारिख लिखते थे वो शहरों में रहते थे। वो ये उम्मीद करते थे कि त्वारिख में जब हम लिखेंगे तो हमें अच्छी मुद्रा दी जाएगी, अच्छे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब भी वो त्वारिख लिखते थे तो वो सोसाइटी में जो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था उसको मेंटेन करते थे और सोशल ऑर्डर की भी बात करते थे। सोशल ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जो राजा है उसी का बच्चा राजा बन सकता है। तो वो 2 चीज़ें उस समय पर सोसाइटी में बहुत गहरे रूप से जगह ली हुई थी। जब रज़िया राजा बनी या जब रज़िया गद्दी पर आई तो पहली बार इस चीज़ पे निगाह पड़ी और इस चीज़ को धीरे धीरे सोसाइटी से हटाने की कोशिश की गई। जिस टाइम पे रज़िया आई थी, अगर हम उसी टाइम के लगभग कंटेम्प्रेरी पीरियड की बात करें तो रुद्रमा देवी थी वारंगल में, आंध्र प्रदेश में। वो भी गद्दी पे आई थी, पर क्योंकि उन्हें गद्दी पे आना था उन्हें अपना नाम बदलकर एक मेल नाम रखना पड़ा। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो क्वीन दीदा जब आई थी कश्मीर में तो उनको दीदी टाइटल दिया गया था। दिद्दा मतलब दीदी या एल्डर सिस्टर, और वो वहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय रही थी। जितने भी ये वॉल्यूम्स लिखे गए हैं पर्शियन में, इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बनाने के लिए सबसे पहले उनको पेपर पे लिखा गया, पेपर बनाया गया, पेपर पे लिखा गया, सोने को मेल्ट किया गया, पिघलाया गया और फाइनली उसको बाइंड किया गया। उसी समय सर्कल ऑफ जस्टिस भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट था। राजा को सैनिकों की ज़रूरत थी, सैनिकों को सैलरी की ज़रूरत थी। सैनिकों की सैलरी कहाँ से आती थी? सैनिकों की सैलरी इस चीज़ से आती थी कि राजा कितना टैक्स कलेक्ट कर पा रहा है। तो जितना राजा ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाएगा उतनी अच्छी सैलरी सैनिकों को दे सकेगा, उतना अच्छा वेतन वो सोल्जर्स को या सैनिकों को दे सकेगा। अब वो वेतन इकट्ठा करने के लिए आपको जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनको खुश रखना पड़ेगा। मजदूर को खुश रखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है
कि किंग को या राजा को वहाँ पर जस्टिस देना पड़ेगा या समान अधिकार देने पड़ेंगे। तो ये एक सर्कल ऑफ जस्टिस था जो उस समय कॉन्सेप्ट में आया और उस समय के राजाओं के लिए महत्वपूर्ण बना। अब जैसा कि हमने देखा, सबसे पहले राजपूत आए थे, राजपूत में तोमर राजपूत आए, उसके बाद टर्किश इन्वेजन हुआ जिसमें इल्तुतमिश आए, फिर उनकी बेटी रज़िया आई और आखिरकार में गियासुद्दीन बलबन आए। गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ये 3 राजा ऐसे थे जिन्होंने भारत भर में काफ़ी इन्वेजन्स किए। तो आपके टर्किश के बाद में आपकी खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी आए और उसके बाद जब मंगोल आक्रमण हुआ तो मंगोलों को तुगलक्स ने हराया। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके बाद सैयद और लोदी आए और जब सैयद और लोदी आए तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हुई कि जो राज्य हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगे। अगर हम 13वीं शताब्दी की बात करें तो 13वीं शताब्दी में हम देखेंगे कि दिल्ली एक गैरिसन टाउन था, मतलब फोर्टिफाइड था, चारों तरफ से घिरा हुआ था। जैसे सीरी था तो सीरी चारों तरफ से किले से घिरा हुआ था और जो आसपास के हिंटरलैंड थे जो अफ़गानिस्तान से लेके बंगाल तक जाएंगे और जो गंगा यमुना द्वीप का एरिया था वो इतना डेवलप नहीं था। जो सेकेंड इन्वेजन हुआ, जो सेकेंड एक्सपांशन हुआ, उसमें धीरे धीरे छोटे छोटे नए किले बनने लगे, नए शहर पैदा होने लगे और ये सब चीज़ें जब आई तो वो मुख्यतः इसलिए आई थी क्योंकि ये एक ट्रेड रूट बन चुका था और धीरे धीरे यहाँ से जो माल लूटा जा रहा था वो उनके देशों में धीरे धीरे जाने लगा था। तो ये एक प्रमुख चीज़ थी जो उस समय हमें समझना ज़रूरी है। अब अलाउद्दीन खिलजी का अगर हम कैंपेन देखें तो उन्होंने दिल्ली को अपना गढ़ बनाया और धीरे धीरे थंजावुर तक वो पहुंच गए दक्षिण में। तो सबसे पहले 1299 में वो गुजरात पहुंचे, 1303 में चित्तौड़ पे अटैक किया, 1301 में उन्होंने रणथंभौर पे अटैक किया और इस तरीके से अगर हम देखें तो उन्होंने दक्षिण भारत तक धीरे धीरे अपने कैंपेन चलाए। जो खिलजी की स्ट्रैटेजी थी, जो खिलजी का तरीका था और तुगलक का तरीका था, उसमें थोड़ा सा अंतर था जो कि हम अभी समझेंगे। अब मॉस्क या मस्जिद क्या होते हैं वो देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मस्जिद जो हम बात करेंगे, एक है कुआत अल इस्लाम जो 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी दिल्ली एक खुंजा में और ये एक कांग्रेशनल मॉस्क थी। कांग्रेशनल मॉस्क का मतलब या मस्जिद का मतलब होता है कि सारे मुस्लिम यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ेंगे जो कि उनकी प्रेयर कही जाती है और ये नमाज जो है जो उनके सबसे महत्वपूर्ण लीडर हैं उनके द्वारा करी जाएगी, जिनको इमाम कहा जाता है और वो जो कहते हैं उनके जो सरमन्स होते हैं उनको कुतबा कहा जाता है। इसी तरीके से इसको बाद में इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और फैलाया था और यहाँ पर कुछ मीनारें बनवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा। इसी की तरह से बेगमपुरी मॉस्क जो है वो शाहजहाँपना में थी, मोहम्मद तुगलक ने बनाई थी। इसको सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया जो कि उनकी नई कैपिटल मानी गई थी। मौत की मस्जिद सिकंदर लोदी के टाइम पे बनाई गई थी। अब जब भी मुस्लिम प्रेयर होती है तो वो मक्का की तरफ मुँह करके होती है, तो अगर भारत से हम देखे जाएँ तो पश्चिम की तरफ होगा और इस प्रोसेस को किबला कहते हैं। अब जितनी भी मस्जिद भारतवर्ष में बनवाई गई उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? उनका प्रमुख उद्देश्य ये था, एक तो पूरे भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करना, दूसरा एक कॉमन कम्युनिटी फीलिंग लाना कि वो सब लोग एक तरीके से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे इस्लाम को फैलाना। खिलजी और तुगलक का जब आक्रमण हुआ तब अगर हम देखें तो उसके पहले इल्तुतमिश जो थे उनके कुछ जो सैनिक थे या कुछ जो स्लेव्स थे उनको वो ज़्यादा पसंद करते थे और उन्होंने धीरे धीरे उनको अपनी मिलिट्री के लिए, अपनी सेना के लिए चुन लिया, जिसको बंदगन कहा गया पर्शियन में। और धीरे धीरे इनको पॉलिटिकल ऑफिस दिए गए, इनको गवर्नर की पोस्ट पे लाया गया, इनको जनरल की पोस्ट पे लाया गया। तो अब थोड़ी सी चीज़ों में बदलाव आया, ना सिर्फ जो उस जगह पैदा हुए हैं या वहाँ पर जन्मे हैं उन्हीं को उस पोस्ट पे रखा जाएगा, पर दूसरे लोग भी धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में आने लगे। तो इसी की तरह से अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की बात करें तो उन्होंने एक वाइन डिस्टिलर, एक नाई को, एक खाना बनाने वाले को और कुछ गार्डनर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में लाने की कोशिश की।
जो ये परिवर्तन आया ये मुख्यतः जो नए राजा और पुराने राजाओं की सोच थी उसका अंतर था। और यहाँ पर धीरे धीरे जो नए राजा आए वो अपने खुद के सर्वेंट्स या अपने खुद के नौकर लाने लगे, तो उसकी वजह से वो चाहते थे, वो उनको पसंद करते थे और वो चाहते थे कि यही एडमिनिस्ट्रेशन में ऊपर पहुँचे। तो वो सारे चेंजेस तब देखने को मिले। जितने भी मिलिट्री इन्वेजन्स हुए उस टाइम पे, जो ज़मीन थी उसको इक्ता कहते थे, और जो इन्वेजन करते थे या जो उसको ऑक्यूपाई करते थे, जो उसको होल्ड करते थे, उसको इक्तादार या मुफ्ती कहते थे। और मुफ्ती जो थे वो जितने भी मिलिट्री कैंपेन करते थे उनका मुख्य कार्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना, जितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा उतनी अच्छी सैलरी सैनिकों को मिल सकती है, उतना अच्छा वेतन सैनिकों को मिल सकता है। तो सुल्तान जो थे वो सामंत राजाओं से, और जो सामंत थे वहाँ के उनको ज़बरदस्ती करके वहाँ की ज़मीनों को ऑक्यूपाई करते थे और वहाँ पर अलग अलग तरीके के टैक्स लगाते थे। सबसे महत्वपूर्ण जो टैक्स था वो था कल्टीवेशन पे, जो खेती हुई है उस पे, जिसको खराज कहा जाता था, जो 50% का था। उसके अगला जो टैक्स था वो मवेशियों पे था और घरों पे था। तो 3 प्रमुख टैक्स उस टाइम पे आते थे। इसी दौरान चंगेज़ खान ने भारत पे आक्रमण किया, जो कि ईरान से आए थे। ये आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उनको हराया गया, जो मंगोल से उनको हराया गया। और जो आक्रमण थे वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि उनकी आर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी। और पर जब उनकी आर्मी बढ़ने लगी तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, उनको देने का वेतन भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो अब अगर हम देखें तो खिलजी और मोहम्मद तुगलक की फ़िलॉसफीज़ में क्या अंतर था। खिलजी जो हैं 2 बार युद्ध में हार चुके थे, जबकि मोहम्मद तुगलक ने मंगोल्स को हराया था। दोनों के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, दोनों सोल्जर्स मेंटेन करते थे, दोनों के सोल्जर्स का रेवेन्यू पैसा, जो खराज है, जो वो कृषि पे कर लगाया था उसके द्वारा आता था। दोनों ही अपने सैनिकों को नगद में वेतन देते थे। मोहम्मद तुगलक ने टोकन करेंसी की शुरुआत की थी, जो कि खिलजी ने नहीं की थी। खिलजी ने सारे प्राइस खुद से कंट्रोल किए थे, सारे चार्जेस खुद से कंट्रोल किए थे। खिलजी का जो मेन सेंटर था वो सीरी था, जो एक फोर्टिफाइड घिरा हुआ शहर था। तुगलक का जो मेन शहर था वो उन चारों में से दिल्ली एक खुजना था, और दिल्ली एक खुजना को उन्होंने खाली करवा दिया था और वहाँ के सारे लोगों को दौलताबाद, जो कि दक्षिण में है, वहाँ भेज दिया था। जो प्रशासन की नीति है वो खिलजी की बहुत सक्सेसफुल थी। तुगलक की प्रशासन नीति अच्छी नहीं थी, वो अल्टीमेटली फेल हुए। और मुख्यतः वो कहाँ फेल हुए, जब उन्होंने कश्मीर पे आक्रमण किया और उन्होंने जो टोकन करेंसी की शुरुआत की थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। अब सैयद और लोदी जो आए वो 1500 के आसपास आए थे और 1526 तक रहे। उनके टाइम पे छोटे छोटे रजवाड़े बनने लगे, जैसे जौनपुर, गुजरात, मालवा, ये सब अलग हो गए और उनका जो अधिपत्य है वो बहुत छोटा रह गया या वो सिकुड़ के रह गया। उसी के बाद शेरशाह सूरी आए, जिन्होंने हुमायूं को चैलेंज किया था और सूरी वंश की स्थापना की। ये सूरी वंश 15 साल तक रहा। इसकी प्रशासनिक नीतियाँ बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी प्रशासनिक नीतियाँ थी कि बाद में जब अकबर आए तो उन्होंने सूरियों की प्रशासनिक नीति को फॉलो किया या उसी को आगे बढ़ाया। अब ये सब जब भारतवर्ष में हो रहा था, उसी समय दुनिया में भी कुछ परिवर्तन हो रहे थे। दुनिया में 3 ऑर्डर सिस्टम आया, जो सबसे पहले फ्रांस में 11वीं शताब्दी में लाया गया था। 3 ऑर्डर सिस्टम में ये कहा गया था कि 3 तरीके के लोग हो सकते हैं। एक जो प्रेयर कर सकते हैं या जो पंडित हो सकते हैं, दूसरा जो युद्ध कर सकते हैं या सैनिक, और तीसरा जो कृषि कर सकते हैं या जो खेती कर सकते हैं, जो लैंड को टिल कर सकते हैं। तो ये तीनों जो लोग थे वो उस समय पे थे, और ये 3 ऑर्डर सिस्टम चर्च के द्वारा इस्टेब्लिश था। चर्च ने इसका समर्थन किया था, और जो युद्ध करते थे उनको नाइट्स कहा जाता था। उस समय पे पीस ऑफ गॉड का आइडिया आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी सैनिक हैं जो युद्ध कर रहे हैं उनको मुसलमानों के अगेंस्ट युद्ध नहीं करना है, पर जो जेरूसलम में कैप्चर कर दिए गए हैं या जेरूसलम में बंधक हो गए हैं उनके अगेंस्ट लड़ना है। तो इस तरीके से उस समय एक रिलीजियस वॉर या धार्मिक युद्धों की शुरुआत हुई, और इन धार्मिक युद्धों को क्रूसेड्स कहा गया। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व के इतिहास की बात करेंगे तो हम क्रूसेड्स के बारे में और समझेंगे।
और मुख्यतः चीज़ ये थी कि जो नाइट्स थे, जो वॉरियर्स थे, जो सैनिक थे उस समय पे, वो अच्छी नोबल क्लास को नहीं बिलोंग करते थे। वो भी एक प्रमुख चीज़ थी जो उस समय पे चल रही थी। जैसे भारत में परिवर्तन आया था, इसी तरीके का परिवर्तन विश्व भर में आया था। तो ये हमने देखा एनसीईआरटी कक्षा 7 का अध्याय 3। हम आगे भी और कक्षाओं और 7वीं कक्षाओं के अध्याय देखेंगे। आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।